So let us start with the next lesson, that is circulation in animals. And the circulation as well as heart, arterial system etc. इसके बारे में सबसे पहले जिन्होंने, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले जिन्होंने बताया वो है विलियम हार्वे. लेकिन हमारे आयुर्वेद में नाड़ी परीक्षण और हृदय रोग इनके बारे में पूरा दिया है. इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद जो कि 5-6 हज़ार साल पूर्व का है, उसमें सर्कुलेशन के बारे में, हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में सब कुछ पहले से दिया है. उन वैद्यों ने उसका परीक्षण और उनके रोगों के बारे में सब कुछ पहले से दिया है. इन higher animals, the circulation is carried out by special fluids, blood and lymph. Circulation in cell. यूनिसेल्यूलर क्रीचर्स में भी उनके साइटोप्लाज्म की सर्क्यूलर मूवमेंट होती है, जिसे बोलते हैं साइक्लोसिस. जो सर्क्यूलर मूवमेंट वहाँ पे होती है उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस. तो साइक्लोसिस इज़ मेनी अ टाइम स्टडीड whenever the live cells are seen under microscope. तो उनका साइटोप्लाज्म ऐसे गोल 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 घूमते हुए. ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो एक ऑर्गेनेली में बन रहा है और सभी ऑर्गेनेलीज एक दूसरे के संपर्क में सेल में रहती है, हम बोलते हैं कि ऑल ऑर्गेनेलीज वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म इन सेल. तो उनमें जो भी गिव एंड टेक हो रहा है उसके लिए साइक्लोसिस ज़रूरी है. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन होता है उससे ही बोलते हैं साइक्लोसिस. लिखिए साइक्लोसिस डैश सर्कुलेशन इन यूनिसेल्यूलर क्रीचर्स. सर्कुलेशन इन यूनिसेल्यूलर क्रीचर्स. Higher animals from Annelida to Chordata have special circulatory systems. यहाँ पे देखिए Annelida to Chordata ऐसे दिया है, यानी इनके पहले क्या सर्कुलेशन होता नहीं है या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होते नहीं है. Annelida का पहला जो फाइला है वो है प्लैटिहेलमिन्थस, उसके पहले एस्केलमिन्थस, उसके पहले सिलेंटरेटा, उसके पहले प्रोटोजोआ. तो इन सब में भी सर्कुलेशन जैसा है. दे आर यानी स्टार्टिंग विद सिलेंडरेट, दे आर मल्टी सेलुलर क्रीचर्स एंड कॉलोनाइज्ड लाइफ, यानी कॉलोनीज ऑफ सेल्स मीन स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा. तो उनमें भी सेल में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है. अमीबॉइड सेल्स रहती है पॉरीफेरेंस के शरीर में, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाके फूड मटेरियल का गिव एंड टेक कर सकती है. और these cells, yes, by diffusion the material is transported from one cell to another in such creatures, but a special system is developed from Annelida. यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से डेवलप हुई है, तो उसका उत्तर है एनिलिडा से. और नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप हुई? तो सिलेंटरेटा से. नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम सिलेंटरेटा एंड सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम एनिलेट्स. लिखना है आपको नर्वस सिस्टम फ्रॉम सिलेंटरेट्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम एनिलेट्स. टू कॉर्डेटा, देखो एनिलेट्स टू कॉर्डेटा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम और अच्छे से डेवलप होते हुए जा रही है. सर्कुलेशन यानी एक्चुअली ये किसके लिए हो रहा है वो देखिए. जो भी हम टिश्यूज़ देखेंगे, यहाँ पे जो मैजेंटा कलर से आपको दिख रहा है, दे आर टिश्यूज़ विद इन विच वेरियस कैपिलरीज आर प्रेजेंट. बट प्रायर टू दैट वी विल सी ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन. देखिए this kind of circulation is called as open circulation, in which heart pumps the blood which will be carried through a vessel towards an open space where tissue cells are suspended or various tissues are present. They will get that fluid
they can exchange their excretory material with that fluid, and they can get some food material and oxygen from that fluid. Again, heart pumps the blood which enters into the tissues. ये open space है where all these tissues are suspended, and they are getting food material as well as oxygen from that blood, and they will give their excretory matter and carbon dioxide to blood, and blood will then again go towards the heart. But for that the veins are not present. यानी वो पंपिंग वगैरह के कारण या बहुत ही प्रिलिमिनरी काइंड ऑफ सर्कुलेशन के कारण, जो कि कॉकरोचेस में दिखता है, ये ब्लड फिर से हार्ट में जाएगा. यानी ब्लड वेसल का नेटवर्क जैसे कुछ भी नहीं है. फ्यू ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, and such kind of circulatory system is known as open circulatory system. So blood is poured into the open spaces where various organs and organ systems are suspended in that fluid. Excretory matter and carbon dioxide from that particular fluid will again be carried towards the heart. Heart may be single chambered or many chambered, just like that of in cockroaches it is 13 chambered. 13 chambered heart is present in cockroaches. और इस प्रकार से जो सर्कुलेशन होता है जिसमें ब्लड ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज नेटवर्क के द्वारा ही नहीं घूमता है, लेकिन कहीं कहीं पे वो ओपन स्पेसेस में डाला जाता है. Means blood circulation is somewhat through closed vessels, but then the vessels will open into the spaces. Those spaces are called as hemocoel. hemocoel का मतलब होता है जहाँ पे सील का मतलब ओपन स्पेस, कैविटी, और हीमो का मतलब ब्लड. तो hemocoel का मतलब क्या होता है? ओपन स्पेसेस where the blood is filled. Through that the blood is again carried out towards the heart, and such very primitive kind of circulation which occurs in arthropods, mollusks, etc. Most of the mollusks, etc. is called as open kind of circulation. Then what about closed? Closed circulation में blood कभी भी open spaces में डाला नहीं जा रहा है. एक से दूसरे से तीसरी ऐसे ब्लड वेसल निकलते जाती है, डाइवर्जेंस वहाँ पे होते जाता है, और ये सभी ब्लड वेसल्स फिर कन्वर्ज होके बड़ी बड़ी वेंस बनेंगी. हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल्स को बोलते हैं आर्टेरीज, और हार्ट तक ब्लड लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स को बोलते हैं वेंस. मीन्स हार्ट टू ऑर्गन आर्टेरी and organ to heart vein. But within arterial and venous system there is presence of capillary network. Means blood is never poured in open spaces. It is known as closed system. Blood is never poured in open spaces. That is known as closed kind of system. देखिए यहाँ पे अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं तो हार्ट से पंप हुआ ब्लड ये ओपन साइनसेस में जा रहा है, लेकिन यहाँ से हार्ट से निकलने वाला ब्लड ये आर्टेरीज से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन टू हार्ट. ऐसे इट इज़ गोइंग बैक टू द हार्ट, है ना. सो capillary network is shown here. Through capillary network only blood can be supplied to tissue system. Through capillary network only the blood can be supplied to tissue system. So these are capillaries through which the tissues are getting blood. तो इस प्रकार के circulation को हम बोलते हैं closed circulation, in which blood is never poured in open spaces.
But here in open circulation, blood is poured in open spaces and again it will be collected and pushed into the heart, and heart will again carry that blood to the open spaces. Just like that the circulation will occur. Now let us see differences within closed and open system. Vascular system. Blood is not completely enclosed within vessels. It flows through a blood vessels only for a limited part of its circuit. और closed में मैंने अभी बताया कि blood always flows through the closed network of vessels. It is never poured in open spaces. Exchange of metabolites is direct within blood and tissues. ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पे ओपन स्पेसेस में ब्लड डाला गया तो वहीं पे टिश्यूज़ और टिश्यू सिस्टम्स है, वो डायरेक्टली ब्लड से ही एक्सचेंज करवा रही है उसके एक्सक्रीटरी मैटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का. सो देयर इज़ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विथ ब्लड इन ओपन, बट हियर इट इज़ बाय डिफ्यूजन. यानी अगर किडनी के अंदर की ब्लड वेसल्स है, लीवर के अंदर की ब्लड, लीवर इज सम different organ, so let us not take example of liver because liver has blood sinuses, open spaces. So I will take example of intestine. Suppose intestinal blood vessels, intestinal capillaries will exchange their oxygen and other we can say hormones etc. with intestinal cells or stomach cells, and will take carbon dioxide and excretory material from those cells and will carry that back towards the heart. From heart that will be carried towards the kidney for removal of that excretory material from the blood. It has to be carried towards kidney. तो इस प्रकार से कहीं पे भी ओपन स्पेसेस में ब्लड गया क्या? नहीं, सिर्फ वो एक क्लोज्ड नेटवर्क से जा रहा है. लेकिन इसमें क्या होगा कि जो फ्लो और वेलोसिटी है या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के तरफ जितना ब्लड लेके जाना है तो उसकी क्वांटिटी मेंटेन हो सकती है. इन क्लोज्ड सिस्टम द फ्लो, वेलोसिटी, क्वांटिटी, pressure of the blood going towards a particular organ can be maintained. But that is not true about open vascular system, because in open system complete blood is poured into the vacant space where various organs are exchanging their material with blood and taking something from blood. तो यहाँ पे ऐसा फ्लो, प्रेशर वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं हो सकता है ना. तो क्लोज्ड सिस्टम में प्रेशर, वेलोसिटी गोइंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गन कैनॉट बी मेंटेन्ड, बट इन ओपन सिस्टम द बीपी, ब्लड प्रेशर and a flow and a quantity of blood which has to be provided to a particular organ can be maintained. If our body wants to supply 20% blood to brain, then it will be properly supplied if there is no heart disease. How that particular 20% blood of total cardiac output is supplied to brain? Due to closed network of blood vessels. क्लोज्ड सिस्टम जब होती है तब एक तरफ जाने वाला, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो है, उसकी वेलोसिटी है, उसका ब्लड प्रेशर है और उसकी क्वांटिटी है, ब्लड की क्वांटिटी, वो मेंटेन होंगी. So closed system has more significances than that of the open system. Volume of blood in any tissue cannot be controlled, लेकिन यहाँ पे volume of blood can be controlled going towards a particular tissue. Less efficient, open system is less efficient and closed system is more efficient. Then arthropods, most mollusk. These are the examples. You see,
ओपन वास्कुलर सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स है दे आर आर्थ्रोपोड्स एंड मोस्ट ऑफ द मॉल्यूस्क्स. लेकिन एनिलिडा जैसे अर्थवर्म एंड फ्यू मॉल्यूस्क लाइक सिफेलोपोड, स्क्विड, ऑक्टोपस, सेपिया एट्सेट्रा. सिफेलोपोडा ऑक्टोपस में कैसे दिखता है कि उसके सिफेलिक रीजन को लेग्स जुड़े हुए, हेंस दे आर कॉल्ड अ सिफेलोपोड मॉल्यूस्क. गैस्ट्रोपोड मॉल्यूस्क ये पायला होता है. स्नेल, स्नेल इज गैस्ट्रोपोड. सो सिफेलोपोडा इनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? ऑक्टोपस, स्क्विड. आई विल शो यू द फिगर्स. देन एनिलिड्स, इकानोडर्म. इकानोडर्म में क्लोज्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम रहती है एंड ऑल vertebrates they show closed water vascular system. They show closed vascular system, and the water vascular system is present. That system is also called as ambulacral system. आप लिख सकते हो closed water vascular system in Echinodermata is known as ambulacral system. Closed water vascular system in Echinodermata is called ambulacral system. देखिए आर्थ्रोपोडा में ओपन सिस्टम नज़र आ रही है आपको. एग्जाम्पल्स of organisms showing open and closed system are very much important. Remember every example. और ज़्यादा कठिन भी नहीं है. आर्थ्रोपोडा और मोस्ट ऑफ द मॉल्यूस्क दे शो, बोलो आर्थ्रोपोडा एंड मोस्ट ऑफ द दे शो ओपन वास्कुलर सिस्टम एंड सम मॉल्यूस्क लाइक स्क्विड, cephalopods and Echinodermata and Annelida they show, and all vertebrates they show closed circulatory system. ये एनिलीड है जिनमें आपको क्लोज्ड सर्कुलेशन दिख रहा है. ब्लड इज फ्लोइंग ओनली थ्रू द क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. दिस इज आर्टेरी, दिस इज कैपिलरी नेटवर्क एंड दीज आर वेन्स. अब ये क्या दिख रहा है? ओपन, बिकॉज द ब्लड विल फ्लो. Blood is poured into the open spaces and again it will be driven towards the heart. Blood जो डाला जा रहा है वो ओपन स्पेसेस में डाला जा रहा है और उसके बाद उसे हार्ट तक लेके जाएंगे. ये स्क्विड है, सेफालोपोडा का एग्जाम्पल. ये बहुत बड़ा ह्यूज क्रीचर होता है. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और बायोल्यूमिनेसेंस भी ये कभी कभी दिखाता है. अंधेरे में चमकेंगी इसकी बॉडी और बहुत ह्यूज होती है, इसीलिए इनको सी मॉन्स्टर्स भी बोला जाता है. दीज आर स्क्विड्स. चलिए आगे चलते हैं. हार्ट के अलग अलग प्रकार या अलग अलग प्रकार के सर्कुलेशंस की हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं. फिशेस में वेनस हार्ट होता है. आपको अच्छे से सुनना है. Fishes show venous heart because they show only two chambers. So fish's heart is venous heart, showing only two chambers. One atria, atrium, because atrium, this particular word indicates singular. Atrium is plural, and one ventricle. So single atrium and single ventricle, only two chambers are present. Atrium in the heart is known as receiving chamber and ventricle is known as distributing chamber. लिखना है atrium receiving chamber, ventricle distributing chamber. तो single atrium and single ventricle is present. और टिश्यू सिस्टीम से ये जो एक ब्लड वेसल हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है, ऑब्वियसली उससे हम बोलेंगे वेन, बिकॉज टिश्यूज टू हार्ट, the blood vessel which carries blood from tissues to heart is known as vein. So this is vein which carries blood from tissue systems to heart, and from heart यानी atrium to ventricle the blood will be pumped by its pumping action. यानी contraction of atrium will cause
transport of blood from atrium to ventricle. Contraction of atrium because it is contractile organ. हार्ट, उसका कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है ना. अट्रियम देन वेंट्रिकल, देन अट्रियम देन वेंट्रिकल, है ना. धक 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 ऐसे हार्ट चलते रहता है अल्टरनेटली. अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट इन अवर हार्ट. अल्टरनेटली अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज अट्रियम. और ये वाला जो है ये है वेंट्रिकल. लेकिन दोनों तरफ आपको ब्लू कलर ही नज़र आ रहा है. इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लड है अट्रियम में आने वाला वो डीऑक्सीजनेटेड है और वेंट्रिकल में जाने वाला वो भी डीऑक्सीजनेटेड है. सी द कलर. यहाँ से निकलने वाला जो ब्लड है वेंट्रिकल के पंपिंग के बाद जो ब्लड बाहर निकलेगा दैट विल बी कैरीड विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज बिकॉज हार्ट टू टिश्यू एनी पर्टिकुलर टिश्यू. The blood which is transported from heart to a particular tissue is actually carried through artery. Heart to tissue, artery. Tissues to heart, vein. ये सबको पता है. So, heart to tissues. यहाँ पे कौन सा टिश्यू दिखा है लेकिन gills. Because gills are the structures in aquatic creatures like fishes, aquatic vertebrates, they are what? Fishes. फिशेस में गिल्स ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि जो ऑक्सीजन एक्सचेंज करवाता है. पानी से ऑक्सीजन खींचेगा बिकॉज फिशेस कैन अब्सॉर्ब, कैन टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. तो जो फिशेस की एक्टिविटी कंटिन्यूसली कैसे चलती रहती है, दे टेक वाटर इनसाइड थ्रू माउथ एंड दैट विल गो आउटसाइड थ्रू गिल्स. दे एनगल्फ द वाटर, दे ड्रिंक द वाटर थ्रू माउथ. एक्चुअली इससे हम ड्रिंकिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि जब ड्रिंकिंग बोलते हैं तो वो पानी कहाँ जा रहा है, पेट में जा रहा है. दे कंटिन्यूसली टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड दैट वाटर पासिस थ्रू गिल स्लिट्स. तो ये गिल स्लिट्स, फिशेस की गिल स्लिट्स पता है आपको. दे आर स्कारलेट रेड कलर. दे आर ऑफ स्कारलेट रेड कलर. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि पानी का ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा एब्सॉर्ब हो रहा है. पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के द्वारा एब्सॉर्ब करने का काम गिल स्लिट्स की कैपिलरीज करती है. गिल स्लिट्स आर हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर, मीन्स हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. गिल स्लिट्स इन फिशेस आर हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर्स, दे आर हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. और मुंह से पानी लेके गिल स्लिट्स से जो छोड़ रहे हैं तो गिल स्लिट्स क्या करेंगी, पानी में रहने वाले ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेंगी, उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो. तो गिल स्लिट्स से पास होने वाला ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा उसका. जो गिल स्लिट्स से पास होता है वो उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा. तो वो अभी रेड कलर का दिखा है ना. गिल स्लिट्स से निकलने वाला ब्लड कौन से कलर का दिखा है, रेड कलर. दैट विल गो टूवर्ड्स टिश्यूज. So that oxygenated blood is provided from gill slits to the tissues directly. It will not again go into the heart. There is no any double circulation in fishes. There is only single circulation. So from gill slits to organs, from organs again that deoxygenated blood is going into the atrium, then ventricle, then gills for oxygenation again to the tissues. Oxygenated blood is provided to the tissues. So you can see here a single circulation is shown, correct. So what are the peculiarities of the fish's heart? Two chambered heart, single circulation, venous heart. From gills, this heart is called as venous heart because entering and leaving blood both are venous. लिखिए fish's heart dash सिंगल सर्कुलेशन, टू चेम्बर्स. थोड़ा जल्दी लिखेंगे आप, हेडिंग दे दीजिए चैप्टर को. फिशेस हार्ट टू चेम्बर्ड, कॉमा वेनस हार्ट एज एंटरिंग एंड लिविंग ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड.
as entering and leaving blood is deoxygenated. Exchange of oxygen is through gill slits. Exchange of O2 through gill slits. Oxygenated blood is supplied to organs. Oxygenated blood is supplied to organs. So these are the peculiarities. वेनस हार्ट है, टू चैम्बर्ड है, सिंगल सर्कुलेशन है, गिल स्लिट से सीधे सीधे ब्लड टिश्यूज़ की तरफ जाता है, टिश्यूज़ से फिर से हार्ट की तरफ आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन वी विल गो अहेड द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड हार्ट. यहाँ पे deoxygenated blood is poured into the right part of the heart coming from the systems. Deoxygenated blood coming from systems is poured into the right atrium, and oxygenated blood coming from lung or skin capillaries is poured into the left atrium. Because oxygenation in amphibians occur within lungs whenever they are living terrestrial life, and whenever they are in water they use their skin for the diffusion of oxygen into their body. Hence their skin doesn't show any scales. It is always moist and thin layer of skin is present, and skin is highly supplied with blood vessels in them. In amphibians, skin is supplied with blood vessels and capillary network because it has to carry out diffusion. तो स्किन और लंग कैपिलरी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो लेफ्ट अट्रियम में जाएगा. अब दोनों अट्रियम में ब्लड आया, राइट अट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट अट्रियम में आया ऑक्सीजनेटेड. whenever there is contraction of atria, both atria, the blood will be poured into the ventricles, but ventricle has only one chamber. लेकिन ये ब्लड इतना जल्दी जल्दी आता है. सपोज दिस इज माई लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड. तो राइट हैंड साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और अट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से वो वेंट्रिकल्स में गए. वेंट्रिकल में एक ही चैम्बर है, लेकिन वो इतना जल्दी एक्सपेल हुआ, यानी इस प्रकार से अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, अट्रिया वेंट्रिकल, अट्रिया वेंट्रिकल. तो ये इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि ब्लड का मिक्सिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है. यानी देखो, प्योर ब्लड पोअर हुआ और जल्दी से उसका एक्सपेलेशन हुआ. प्योर ब्लड आया गया, आया गया. तो ज़्यादा ये प्योर और इम्प्योर एक्चुअली एक ही जगह पे पोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो रहा है. आपने इमेजिन किया ना, क्यों ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअसली प्योर ब्लड डाला जा रहा है. लेफ्ट पार्ट में, सॉरी, राइट पार्ट में कौन सा आएगा? इम्प्योर. और लेफ्ट पार्ट में कौन सा आएगा? प्योर, है ना. प्योर मीन्स ऑक्सीजनेट. तो इस प्रकार से तीन चैम्बर है, फिर भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थोड़ा बहुत मैंने बोला, इट विल नॉट बी completely pure, but some amount of impure blood is also mixing with the pure blood in case of amphibians, because they are having only one ventricle. तो इस प्रकार से उनका शरीर है, थ्री चैम्बर्स. So somewhat mixing of pure and impure लिखिए, amphibians and most of the reptiles. Amphibians and most of the reptiles. Three chambered heart.
Only single chamber in ventricle, only single ventricle, hence somewhat mixing of blood occurs. Somewhat mixing of blood occurs. In most of the reptiles, incompletely divided two chambers in ventricle are present, but in crocodiles and turtles, completely divided four chambers are present. In most of the reptiles, incompletely divided three chambers are present. इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल है, वो वेंट्रिकल का कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, बट इन tortoises and crocodiles completely divided four chambers are present. Tortoises and crocodiles completely divided four chambers are present. Is it clear to all? You see, reptiles में यहाँ पे जो हार्ट दिख रहा है ना, ये बीच का जो वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला सेप्टम है वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है. देखो ये सेप्टम सिर्फ यहाँ तक दिखा है, यहाँ पर डिवीजन नहीं हुई है. बट इन मैमल्स एंड बर्ड्स completely divided four chambers are present in heart. Let us read from NCERT. देखिए मैमल्स और बर्ड्स में कैसे होता है. completely divided four chambers. Right side is totally for deoxygenated blood and left side is totally for oxygenated blood. Each side has receiving and distributing chamber. ये वाला जो चैम्बर है वो रिसीविंग है और ये वाला है डिस्ट्रीब्यूटिंग. पे पहले ब्लड प्लाज्मा के बारे में दिया है. ब्लड ग्रुपिंग सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ कंपैरेटिव स्टडी अगर दी है तो वो हम करेंगे. सर्कुलेटरी पाथवे. The circulatory patterns are of two types, open or closed. Open circulatory system is present in arthropods and mollusks, in which the blood pumped by the heart passes through the large vessels into the open spaces or body cavity called as sinuses. Body cavities को sinuses बोला जाता है. ये arthropods और mollusks को आप अंडरलाइन कीजिए. This page is पेज नंबर कौन सा है बेटा? ये 282 from NCERT. Annelids and chordates have. इन्होंने सिर्फ एनिलिड्स और कॉर्डेट दिया है, लेकिन मेरी नोट्स में सभी एग्जांपल्स दिए हैं जो क्लोज्ड सर्कुलेशन दिखाते हैं. लेकिन एटलीस्ट आपको एनिलिड्स और कॉर्डेट्स ध्यान में रखना है. अगर चाहते हैं तो यहाँ पे बाकी के एग्जांपल्स लिख लीजिए. एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम और वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकानोडर्माटा. जल्दी जल्दी लिखो. क्लोज्ड में सिर्फ ऐसा लिखो, क्लोज्ड डैश वाटर वास्कुलर सिस्टम इन इकानोडर्माटा कॉमा cephalopod mollusk. They show closed circulation. Their pattern is considered to be more advantageous as the flow of blood can be more precisely regulated. All vertebrates possess a muscular chambered heart. Fishes have two-chambered heart with an atrium and a ventricle.
Amphibians and the reptiles except crocodiles have three-chambered heart with two atria and a single ventricle. अभी अभी आपने ये देखा. Whereas crocodiles, birds and crocodiles में ना tortoises भी आता है actually. Turtles and crocodiles. ये काय म्हणायचं तुला? टॉर्टॉइसेस नाही येतात? हां 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 हां. Turtles have do turtles have four-chambered heart? The reptile heart is three-chambered. It consists of left auricle and right. In three-chambered heart, turtles, snakes and lizards, an incomplete septum partially divides the single ventricle into the separate chamber. Which one of the following characteristics is not shared by the... Okay. Turtles are a curious transition. They still have three chambers, but a wall or a septum is beginning to form the single ventricle. Okay. लिखो सिर्फ एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स में ही फोर चेम्बर्ड हार्ट है और टॉर्टोइजेस, स्नेक और लिजार्ड में इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल दिखता है. इनकम्प्लीटली डिवाइडिंग वेंट्रिकल दिखता है. Only crocodiles have completely divided four chambers in heart with two atria and two ventricles. Only crocodile. And tortoises have three chambers but incompletely divided. मैंने जो फिगर अभी अभी दिखाई थी ना आपको, वो जो वेंट्रिकल भी डिवाइड हो रहा है लेकिन वो डिवीजन इनकम्प्लीट है. Crocodiles, birds and mammals possesses a four-chambered heart. आप वो करेक्शन कर लीजिए. इसके पहले भी शायद मैंने जो बताया उसमें आपने टॉर्टोइजेस लिखा है तो उसे कट कर दीजिए. So only crocodiles have four-chambered heart in reptiles. Birds, mammals possess a four-chambered heart with two atria and two ventricles. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where the deoxygenated blood is returned to the heart. Single circulation is present in fishes. In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated, left atrium oxygenated और जो right side है वो deoxygenated. Right atrium gets deoxygenated blood from other body parts. However, they get mixed up in a single ventricle which pumps out mixed blood in complete double circulation. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same side. यानी right side में आया डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि राइट एट्रियम में पास होगा. एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो राइट वेंट्रिकल में पास होगा. यानी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल बोथ डील विथ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट atrium and left ventricle both deal with oxygenated blood in birds and mammals and crocodiles. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on to the ventricles of the same side. The ventricles pump it out without any mixing up. That is, two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. Human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and a blood
the fluid which is circulated, yes correct. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम शुरू करते हैं हार्ट से. अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से अलग अलग सर्कुलेशन के पैटर्न्स दिखते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स में, क्योंकि उनमें हार्ट चेम्बर्स भी अलग अलग होते हैं. लेकिन ये तो बेसिक्स था सर्कुलेशन का. इसके भी पहले हमें ब्लड के बारे में देखना चाहिए, because first part which is given in state board as well as in NCERT is of blood. So let us start with blood. So ब्लड बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो 8% बॉडी वेट इज ड्यू टू ब्लड. इफ वी कंसिडर complete body weight, then 8% is of blood. Then from this complete blood plasma is 55% and formed elements are 45%. ब्लड प्लाज्मा यानी कि जो अमॉर्फस टर्बीड लिक्विड है जिसमें कि बहुत सारी ब्लड सेल्स सस्पेंडेड है, that is called as blood plasma, that has various proteins, other minerals and water, electrolytes and water and proteins are present in the blood plasma. It is of milky yellow color, बिल्कुल फेडेड येलो मिल्की कलर का वो रहता है. और 55% इज ब्लड प्लाज्मा इन होल ब्लड एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स द सेल्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ब्लड सेल्स. दे आर 45%. हाँ, ये भी मैं आपको भेज देती हूँ, अब लिख लीजिए. So 8% is 8% of the total body weight is plasma. हाँ, जूम करते हैं. हाँ, 8% of the total body weight is plasma. Of that complete whole blood 55% is plasma. मैंने कुछ गलत बोला. 8% is blood और from that whole blood 55% is plasma, 45% are formed elements यानी कि blood cells. अब अगर प्लाज्मा की बात करते हैं तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स है, पानी है 90% and other solutes are present like waste product etc. और प्लाज्मा प्रोटीन और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड अदर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. उनमें से अल्ब्यूमिन जो है ना, वो टर्बिडिटी और हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना पानी की, उसके लिए ज़रूरी है. यानी ब्लड प्लाज्मा की जो हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, पानी को पकड़ के रखता है, वो बिल्कुल थिन है. क्या पानी अलग और ब्लड प्रोटीन्स अलग या फॉर्म्ड एलिमेंट्स अलग ऐसे होता है क्या? कभी नहीं. वो उसका थिकनेस मेंटेन करता है. और जितना भी ब्लड हमारे शरीर में है, अल्ब्यूमिन ये हाइग्रोस्कोपिक प्रोटीन होने के कारण ब्लड का थिकनेस मेंटेन करता है और उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करता है.
देन ग्लोब्यूलिन्स अल्फ़ा बीटा गामा करके 3 प्रकार के हैं। उनमें से जो गामा ग्लोब्यूलिन्स है उनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मीन्स एंटीबॉडीज़, और यही हमें प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन इज़ अ क्लॉटिंग प्रोटीन। थोड़ा सा अल्ब्यूमिन के बारे में हम सोचते हैं। अगर अल्ब्यूमिन शरीर में अच्छे से नहीं रहेगा, यानी प्लाज्मा प्रोटीन या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, तो क्वाशियरकर होता है, डेवलप्स इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। ये क्यों, इनका शरीर ऐसे फूला हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर ब्लड में प्रॉपर अल्ब्यूमिन है तो वो पानी को ब्लड में ही समा के रखेगा, और अगर अल्ब्यूमिन नहीं है तो जो ब्लड का पानी है, जितना भी पानी हम पिएंगे वो ज़्यादातर ब्लड में रिटेन होता है। टिश्यूज़ में अगर जाएगा तो टिश्यूज़ की टर्बिडिटी बढ़ेंगी, वो पफी होंगे। ऐसे हाथ लगाएंगे तो दिखेगा कि बाप रे ये क्या कुशन है कि क्या है। ऐसे ही इनका शरीर आपको क्वाशियरकर वाले बच्चे का कुशन ही दिखेगा, क्योंकि इनका ब्लड प्रोटीन डेफिशिएंसी हाइपोअल्ब्यूमिया के कारण पानी पकड़ के नहीं रख सकता है। इट कैनॉट रिटेन द वाटर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अल्ब्यूमिन और प्रोटीन विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक। फिर से एक बार, अल्ब्यूमिन इज़ हाइग्रोस्कोपिक, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन ब्लड, और क्वाशियरकर में हाइपोअल्ब्यूमिया होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, क्वाशियरकर इज एक्चुअली प्रोटीन डेफिशिएंसी, और उसके कारण शरीर ऐसे पफी दिखेगा। बच्चे का पेट आगे आया है लेकिन पेट में है कुछ नहीं, यानी हिडन हंगर हम इससे बोल सकते हैं। हिडन हंगर यानी क्या? बच्चे को चावल का पानी पिला दिया, पेज पिला दी, लेकिन उसमें सिर्फ स्टार्च, थोड़े से सीरियल्स है, थोड़ा सा कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह हो सकता है, लेकिन प्रोटीन की हेवी डेफिशिएंसी होंगी ऐसे बच्चों को। हाँ, तो फिर उनका शरीर ऐसे फूला हुआ दिखेगा, ग्रोथ नहीं होगी। प्रोटीन नहीं तो ग्रोथ कैसे होगी? प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, तो ग्रोथ नहीं होने वाली। तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्वाशियरकर। हाइपोअल्ब्यूमिया ऑकर्स इन क्वाशियरकर। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर प्रेजेंट। देन वेस्ट मैटर इज प्रेजेंट, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन एट्सेट्रा। बिकॉज blood is the transport system river in our body which brings about transportation of excretory matter also. तो वेस्ट मैटर भी होगा ब्लड प्लाज्मा में। गैसेस होंगे जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आप बोलेंगे कि गैसेस क्यों है प्लाज्मा में? गैसेस शुड बी एसोसिएटेड विद आरबीसीज और नॉट। हम क्या बोलते हैं? आरबीसीज ब्रिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो प्लाज्मा में ऑक्सीजन क्यों है? फिर हम रेस्पिरेशन में देखेंगे कि ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा इन वेरी लेस क्वांटिटी। अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं तो 97% इज थ्रू आरबीसीज एंड 3% इज थ्रू प्लाज्मा। 97% थ्रू आरबीसीज एंड 3% थ्रू प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है डिजॉल्व्ड। हाँ, देन प्रोटीन बाउंड हार्मोन्स आर प्रेजेंट। ये जो अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन है ना, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन करके भी काम करते हैं, यानी दे बाइंड विथ हार्मोन मॉलिक्यूल्स and carry them towards the target organ. They also function as transport protein. Albumin and globulin, they also function as transport protein. Plasma without clotting factor is called as serum. ये टर्म तो बहुत important है. Plasma without fibrinogen is called as serum. You can write it on your NCERT. Plasma without fibrinogen is known as serum.
देखिए, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मैंने अपनी नोट्स में दिया है। जो जो मैं चाहती हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको देना, तो वो मैंने पूरे नोट्स में दिए हैं, इसीलिए थोड़ा सा लिखना है। नोट्स स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी तीनों मिलके आपको पढ़ाई करनी है। तो वाटर 90% वाटर इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और 10% को कैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने परसेंट में दिखाए। 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 90% वाटर एंड अदर सोल्यूट्स 1%। नहीं तो ये 91% लेंगे तो भी चलेगा, यानी 91.5 वाटर, यानी करीबन 92% वाटर, 1.5% other solute and 7% proteins are present in plasma. You see, plasma proteins, they are albumin, globulin and fibrinogen. ग्लोब्यूलिन्स में जो गैमा ग्लोब्यूलिन्स है ना, दे आर एंटीबॉडीज, वाई शेप्ड एंटीबॉडीज, दे आर व्हाट, गैमा ग्लोब्यूलिन्स। और ये है फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग में मदद करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स है, न्यूट्रिएंट्स है जो कि इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स रह सकते हैं, शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और लिपिड के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है ना, माइसिली, काइलोमाइक्रॉन वगैरह, वो सब रह सकते हैं। एंड गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एट्सेट्रा, दे आर ऑल्सो transported through plasma. Enzymes, hormones, vitamins, they are also transported through plasma. Then waste products like urea, uric acid, creatinine, bilirubin and ammonia, they are present in plasma. So this complete is a composition of plasma. Composition of plasma is given in my notes. देन इससे हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट वैल्यू। हेमाटोक्रिट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज आउट ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। लिखिए हेमाटोक्रिट वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ आरबीसीज आउट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, percentage of RBCs out of total blood volume is known as hematocrit volume. प्रोसीजर क्या है, देखिए, ब्लड निकाला, एक टेस्ट ट्यूब में रखा, उसमें एंटीकोएगुलेंट डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वैसे के वैसे ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया आपने तो वो क्लॉट नीचे आपको दिखने वाला है। इस प्रकार से प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट या फॉर्म्ड एलिमेंट्स का सेपरेशन नहीं होगा। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, पे अटेंशन। अगर आपने ब्लड लिया और वैसे के वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में वो टेस्ट ट्यूब डाल दी, तो आपको इस प्रकार से हेमाटोक्रिट वॉल्यूम नहीं मिलने वाली है। इसका कारण क्या कि वहाँ पे क्लॉट फॉर्म होगा। वेन एवर ब्लड इज एक्सपोज्ड टू फ्री ऑक्सीजन, इट विल बी क्लॉटिंग इटसेल्फ। वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, दैट इज़ नॉट द क्लॉट। पहले एंटीकोएगुलेंट डाला, जिसके कारण सोडियम साइट्रेट या सोडियम ऑक्सैलेट्स आर व्हाट, एंटीकोएगुलेंट, जिसके कारण क्या हुआ कि कोएगुलेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद डेंसिटी वाइज सेपरेशन हो रहा है जो भी उस लिक्विड में है उन एलिमेंट्स का। दिस इज नॉट द क्लॉट। ये क्या हुआ है कि डेंसिटी वाइज सेपरेशन of various formed elements will occur after the centrifugation. But prior to that, what has to be added in test tube? Anticoagulant, just like that of heparin or sodium citrate या sodium oxalate या hirudine. Yes,
Hirudin is also the anticoagulant obtained from leech, Hirudinaria, that is leech. तो फिर से एक बार प्रोसीजर बता रही हूँ. ब्लड निकाले, उसमें एंटीकोएगुलेंट डाले, उसको फिर सेंट्रिफिकेशन मशीन के ऊपर रखे, फिर पर्टिकुलर आरपीएम यानी रोटेशंस पर मिनट पे उसको घुमाया, और घुमाने के बाद जो भी उसमें एलिमेंट्स है ब्लड में उनका डेंसिटी वाइज सेपरेशन हो गया. इन्हें सबसे नीचे एरिथ्रोसाइट्स आई, उसके ऊपर फिर प्लेटलेट्स आई, और उसके ऊपर फिर ल्यूकोसाइट्स आई. ये वाली है ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स का एक पैच दिख रहा है ना बीच में, और एरिथ्रोसाइट और प्लेटलेट का ऑल टुगेदर दिख रहा है. ये एरिथ्रोसाइट्स का है, और ये जो पैच है ना वो ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का टुगेदर है. समझ में आया? वो छोटी भी है, कम भी है. सो डेंसिटी वाइज सेपरेशन, तो उसी को हम बोलते हैं हेमाटोक्रिट वैल्यू. इसका मतलब है कि परसेंटेज ऑफ आरबीसीज आउट ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम. सबसे नीचे क्या है? आरबीसीज का पैच, उसके ऊपर है प्लेटलेट प्लस डब्ल्यूबीसीज का पैच, उसके ऊपर है प्लाज्मा जो कि नॉर्मली 55% रहता है टोटल ब्लड में. और जो नीचे के पूरे हैं वो टोटल 45% दिखते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर 45% एंड द प्लाज्मा इन द ब्लड इज 55%. अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स की हम बात करते हैं. मैंने प्लाज्मा के बारे में पूरा आपको बता दिया. प्लाज्मा प्रोटीन 7%, वाटर इज़ 91%, अदर सोल्यूट्स 2%. ये भी एक अबाउट वैल्यू हम ले सकते हैं. फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? सबसे नीचे मैंने क्या बोला? सेंट्रिफिकेशन के बाद आरबीसीज, उसके ऊपर डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. देखो सबसे नीचे आरबीसीज, उसके ऊपर ये वाइट ब्लड सेल्स, उसके ऊपर ये प्लेटलेट आ रही है. अगर हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं तो लेट अस सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स फॉर्म फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट. वो चार्ट मैं आपको दिखाती हूँ. मेगाकैरियोसाइट्स, हाँ ये वाला चार्ट. इनमें से जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज रही हूँ. सपोज दीज आर स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स फॉर द ब्लड सेल्स are present in whether red or yellow bone marrow? Red bone marrow. Stem cells are present in red bone marrow, or red bone marrow is present in spongy bone. Stem cells in red bone marrow in spongy bone. फिर से एक बार, stem cells in red bone marrow लिखना है. Stem cells in red bone marrow and it is present in spongy bones. Red bone marrow is present in spongy bone. और बाहर के बोन को हम कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं. लॉन्ग बोन्स में जो बाहर का रिम है वो कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्म हुआ है, और उसी में ये हैवर्शियन सिस्टीन्स रहती है. लेकिन स्पॉन्जी बोन में ट्रैबेक्यूली रहती है. बोन ट्रैबेक्यूली हम उससे बोलेंगे, यानी ऐसे रे लाइक अरेंजमेंट रहती है बोनी टिश्यू की. दे आर नोन एज ट्रैबेक्यूली, विद इन विच द सॉफ्ट स्पॉन्जी marrow is present. Soft tissue is present which is called as marrow, but it is red in color, hence it is known as red bone marrow. और ये compact bone में यानी डायफाइसिस, you see suppose this is long bone, तो long bone के एंड के हिस्सों को, आखिरी के हिस्सों को हम बोलते हैं एपीफाइसिस. एपीफाइसिस क्यों? क्योंकि if we consider this part as a main bone, then these two parts are growing at the end, hence they are called as epiphysis, growing above the main part.
ये जो बीच का पार्ट है उसे बोला जाता है डायफाइसिस, जो बीच में ग्रो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज डायफाइसिस। और ये जो यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ पे ये वाले जो दो पार्ट्स है, एंड के दो पार्ट्स, उनको बोलते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसियल रीजन में ही लॉन्ग बोन्स के रेड बोन मारो रहता है। रेड बोन मारो exists only at the epiphyseal region of long bones as well as various सॉफ्ट बोन्स, जो अलग अलग सॉफ्ट बोन्स हैं उनमें स्टर्नम भी एक कॉम्पैक्ट बोन नहीं है, उसे सॉफ्ट बोन हम बोल सकते हैं। तो दैट इज़ फुल ऑफ रेड बोन मारो। लेकिन लॉन्ग बोन में रेड बोन मारो और येलो बोन मारो दोनों भी रहते हैं, है ना। तो येलो बोन मारो इन द डायफाइसिस, रेड बोन मारो इन द एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन। इज इट क्लियर टू ऑल? अब ये वाला येलो बोन मारो, यहाँ पे तो फैटी टिश्यू भरा हुआ है। रेड बोन मारो, स्टेम सेल्स फॉर द ब्लड। अब ये स्टेम सेल्स ये दो प्रकार की हो सकती है, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या क्या बना रही है? प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज, और ज़्यादातर डब्ल्यूबीसीज एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। यानी माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड ये शब्द बताता है कि फ्रॉम बोन मारो, क्योंकि माइलो का मतलब होता है बोन मारो। लिखिए माइलो, MYELO, माइलो का मतलब है बोन मारो। माइलाइटिस या माइलो, बोन मारो कैंसर का नाम क्या है? माइलोमा। बोन मारो कैंसर मीन्स व्हाट? माइलोमा। ये सब चीज़ें एक साथ ही लिखो। इन्फ्लेमेशन टू बोन मारो इज माइलाइटिस। बोन मारो कैंसर माइलोमा लिखो। और माइलॉइड स्टेम सेल का मतलब क्या है? बोन मारो, रेड बोन मारो में बनने वाली स्टेम सेल। एक्चुअली ये प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स ये रेड बोन मारो में ही रहती है, लेकिन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स अलग से दी और माइलॉइड अलग से, क्योंकि माइलॉइड स्टेम सेल्स यहीं पे मैच्योर होती है, बोन मारो में ही मैच्योर होती है। लेकिन लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में से एक प्रकार ऐसा है जिसको हम बोलते हैं कि टी लिम्फोसाइट, वो थाइमस में जाके मैच्योर होती है। करेक्ट? टी लिम्फोसाइट से मैच्योर आफ्टर एंटरिंग इनटू थाइमस। हाँ, टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस से टी ये शब्द आया है। सो माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स ये दो प्रकार के स्टेम सेल्स हैं। इनमें से जो माइलॉइड स्टेम सेल्स है वो प्लेटलेट्स कैसे बनाती है वो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज दीज आर मेगा कैरियोसाइट्स, दे will divide and redivide to form many, about 2000 fragments, and these fragments are then known as platelets. So pluripotent का मतलब होता है can differentiate into various kinds of cells. Multipotent का मतलब है can differentiate into few kinds of cells. तो multipotent are myeloid but pluripotent are these cells which are present in bone marrow. आपको बताना है pluripotent can differentiate into various kinds of cells and multipotent can differentiate into few kinds of cells. बोलो, pluripotent can differentiate into various kinds of cells and यानी pluripotent can differentiate into few kinds of cells. Less than that, pluripotent various, multipotent few kinds. तो माइलॉइड स्टेम सेल्स ये वाला लाइन हमें देखना है सबसे पहले। माइलॉइड स्टेम सेल, मेगा कैरियोस ब्लास्ट, मेगा कैरियोसाइट एंड देन वेरियस प्लेटलेट्स। ये एक बात है। अगर हम माइलॉइड स्टेम सेल से आरबीसीज किस प्रकार से बनती है वो देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार, माइलॉइड स्टेम cells, proerythroblast, proerythrocytes, then reticulocyte will expel the nucleus
and then the enucleated reticulocyte will show a particular shape to form the RBCs और erythrocytes. हाँ, ये वाला पाथ देखिए अभी, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, देन रेडिकुलोसाइट, देन RBCs. ये फिगर मैं आपको भेज रही हूँ, आपको निकालनी है ये फिगर. Then we will come to various kinds of ल्यूकोसाइट्स. अब ये बहुत सारे प्रकार हैं ल्यूकोसाइट्स के जो कि हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं.